बच्चों, हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें रासायनिक गुण चल रहे थे, इसके आक्सीकारक गुण रह गए थे। आक्सीकारक गुण आज पढ़ते हैं। मैंने बताया था नाइट्रिक अम्ल का दो प्रकार से अपघटन होता है। सांद्र का इस तरह से होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, और तनु नाइट्रिक अम्ल का इस तरह से अपघटन होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अपचयन अपघटन की क्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हो जाता है, और तनु नाइट्रिक अम्ल का अपचयन नाइट्रिक ऑक्साइड में हो जाता है। और दोनों में जो ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देती है, जो नवजात रूप में ये जुड़ जाती है। तो नाइट्रिक अम्ल के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इनकी ऑक्सीकरण क्रियाएं पढ़ते हैं। पहले धातुओं का ऑक्सीकरण हम पढ़ते हैं। धातु के ऑक्सीकरण में कॉपर का ऑक्सीकरण, जब कॉपर से क्रिया करेगा तनु नाइट्रिक अम्ल तो बनेगा CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। यदि तनु है तो हमें पता है ये बनना है। और सांद्र यदि बनेगा, यदि सांद्र क्रिया करेगा इससे, ये तो तनु है, यहाँ सांद्र, तो हमें प्राप्त होगा कॉपर नाइट्रेट तो प्राप्त होगा ही होगा, पर यहाँ पे प्राप्त होगा NO2 प्लस H2O। तो इनमें अंतर पड़ेगा केवल। जिंक का ऑक्सीकरण, जिंक का ऑक्सीकरण जब तनु HNO3 द्वारा होता है तो हमें प्राप्त होता है जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्राप्त होती है नाइट्रिक की जगह। यहाँ पे ये विशेष स्पेशल केस है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त हो नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO गैस भी थोड़ी मात्रा में बनती है, कम मात्रा में इसमें। और यदि सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो हमें प्राप्त होगा जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे उसी तरह से उत्पाद बने हैं जिस तरह से बनने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गोल्ड है या प्लेटिनम धातु है, इन दोनों धातुओं का कोई भी, इन दोनों धातुओं से कोई भी क्रिया इस अम्ल की नहीं होती, यानी कोई ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होती, ना ही और अन्य कोई क्रिया होती है। जो एल्यूमिनियम है या क्रोमियम है, इन धातुओं के ऊपर भी इनके ऑक्साइडों की परत पाई जाती है, जिस वजह से इनके साथ भी नाइट्रिक अम्ल क्रिया नहीं करता। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधातुओं का ऑक्सीकरण। अधातुओं का ऑक्सीकरण जैसे कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 द्वारा होगा। सांद्र से दिखाएंगे तो प्राप्त होगी CO2 प्लस NO2 प्लस H2O। आप समीकरण को ऐसे ही लिख सकते हैं एग्जाम में भी, बिना संतुलित करे। संतुलित करने की आवश्यकता केवल तब होती है जब एग्जाम में कहा जाता है संतुलित करो। इसके बाद फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण, जब फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण हो HNO3 के द्वारा तो हमें प्राप्त होता है फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 NO2 प्लस H2O। ये तो एक समान रूप से बन रहा है इसमें भी। और यदि सल्फर का ऑक्सीकरण हो HNO3 द्वारा तो प्राप्त होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NO2 प्लस H2O। और नंबर 4, आयोडीन का ऑक्सीकरण हो HNO3 द्वारा तो हमें प्राप्त होता है HiO4 आयोडिक अम्ल प्लस NO2 प्लस H2O। ये HiO4 को आयोडिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे फास्फोरस को P4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है। अणु सूत्र उसका P4 होता है। सल्फर को S8 लिख सकते हैं, क्योंकि सल्फर S8 उसका अणु सूत्र होता है। तो यह धातुओं का ऑक्सीकरण है। इसके बाद इसके उपयोग की बात करें, सल्फ्यूरिक, इसके नाइट्रिक अम्ल के उपयोग की बात करें, उपयोग तो
ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। तीसरा उपयोग उर्वरकों के निर्माण में, जो नाइट्रेट बनते हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट है उर्वरक है, वो इसी की सहायता से बनाया जाता है, इसी के द्वारा। नंबर 4, विस्फोटकों के निर्माण में कुछ नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, पिक्रिक अम्ल है, तो विस्फोटकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का टॉपिक आपका समाप्त हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में आपके ये ग्रुप 15 के तत्व के सिलेबस इतना ही है। इसके बाद आपको बताया जाएगा ग्रुप 16 यानी 6th समूह के तत्वों के बारे में, वो अगले टर्न पे बताऊंगा।